नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसका टॉपिक नंबर 1.4 काल विभाजन का आधार इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साहित्य इतिहास में प्रवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर काल विभाजन की परिपाटी जो है वो पुरानी है। यह परिपाटी पुरानी होने पर भी सार्थक है। इससे हम उन उलझनों से बच जाते हैं जिससे काल विभाजन के निर्णय में अराजकता की संभावना होती है। इतिहास की अंतः प्रकृति की एकता को समझने पर ही काल विभाजन को संयोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल में धार्मिक, श्रृंगारिक और वीर गाथात्मक साहित्य का जो है सृजन हुआ है। तो यहाँ पे बताया कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग समय या कालों में बांटते हैं तो सबसे पुराना और सबसे अच्छा तरीका ये रहा है कि हम यह देखें कि उस समय के कवियों या फिर लेखकों की आदतों, उनकी सोच या फिर लिखने का जो तरीका है यानी कि प्रवृत्तियाँ, इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। भले ही ये जो तरीका ये बहुत पुराना है, लेकिन आज भी ये तरीका जो है वो बहुत काम आता है। अगर हम इस तरीके को नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, इतिहास को समय के हिसाब से बांटने में हमें बहुत उलझन हो जाएगी और सब कुछ जो है वो गड़बड़ होने लगेगा। फिर इतिहास के समय को हम तभी अच्छे से बांट सकते हैं जब हम उस समय लिखे जा रहे साहित्य के स्वभाव और उसकी आत्मा को जो है उसकी एकता की समझेंगे। मतलब उस समय की किताबों में क्या एक जैसी बातें थी, ये जानने के बाद ही हमें इतिहास को जो है समय में बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जब हम हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला काल है आदिकाल, इसको देखें तो जिसे हम आदिकाल कहते हैं, इसमें हम 3 तरह की कविताएं जो है देखते हैं। पहली तो वो जो भगवान से जुड़ी है यानी कि धार्मिक, और दूसरी वो जो प्रेम से जुड़ी है यानी कि श्रृंगारिक, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं वीर गाथात्मक रचनाएं, जिसमें कि हम राजाओं की बहादुरी से जुड़ी कविताओं को जो है देखते हैं। इन काव्यों की रचना प्रकृति की अंतर्धारा को समझकर उसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। काल की अंतः प्रकृति को समझने में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि की जो है ज़रूरत होती है, नहीं तो कोई बड़ी ऐतिहासिक जो है वो भूल हो सकती है। तो ये जो कविताएं हैं, इन कविताओं को अगर हमें एक दूसरे से अलग करके समझना है तो हमें इनके लिखे जाने के पीछे का जो असली अंतर है, उसके अंदर की भावना को समझना होगा। किसी भी समय के इतिहास के इस अंदरूनी स्वभाव को समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से और बहुत बारीक नज़र से देखना पड़ता है। अगर हम गहराई से नहीं सोचेंगे तो इतिहास को समझने में सबसे बड़ी गलती जो है वो हमसे हो सकती है। इस सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा हम युग की मनोभूमि और उसके समाज के मन को जो है परखकर उसे दूसरे युग के समय के मन तथा उसकी मनोभूमि से अलग किया जा सकता है। भक्ति काल से रीति काल तक आते आते किस प्रकार से मनोभूमि का परिवर्तन हो चुका था, इसका विश्लेषण करने के लिए गहराई से जो है समझने की आवश्यकता है। तो जब हम इतनी बारीकी से देखते हैं साहित्य को, तब हमें पता चलता है कि उस ज़माने के समाज और लोगों के मन में जो है वो क्या चल रहा था, और इसी तरीके से हम एक समय के समाज की सोच को जो है दूसरे समय की समाज की सोच से अलग करके देख सकते हैं। जैसे जब समाज में भक्ति काल को देखें, जहाँ सब जो है भगवान की भक्ति में लीन थे, तो भक्ति काल से जब समाज आगे बढ़कर रीति काल में पहुँचा, जहाँ पर राजाओं को खुश करने के लिए और बनावदार जो है श्रृंगारी बातें हो रही थी, तो हम देखते हैं कि लोगों की सोच और मन के माहौल में जो है कैसे बदलाव आया भक्ति काल से रीति काल में। तो इसे जानने के लिए हमें बहुत गहराई से जो है इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। भक्तिकालीन कविता में प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति रीति कविता में स्थूल श्रृंगार में जो है बदल जाती है। इस प्रकार की संधि बिंदु को पहचानने के बाद ही युग विभाजन को एक प्रामाणिक आधार मिलता है। तो भक्ति काल की कविता में जो प्रेम था वो भगवान के लिए था, यानी कि वो जो था वो एक पवित्र और आध्यात्मिक भावना थी। लेकिन जैसे ही रीति काल आया तो वही प्रेम जो है वो बदल गया। इसमें अब सजने संवरने, रूप रंग और जो बाहरी दिखावा होता है, इसकी बातें जो है रीति काल में ज़्यादा होने लगी।
जब हम बदलाव के इस मोड़ या इस बिंदु को पहचान लेते हैं तभी जो है हम सही और पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि हाँ, अब यहाँ से जो है एक नया ज़माना या एक नए काल की जो है शुरुआत हो गई है। साहित्य के काल निर्णय में जनता की रुचि संस्कार पर भी जो है पर्याप्त चर्चा अपेक्षित है। युग परिवर्तन में निर्णायक भूमिका जनरुचि की होती है। साहित्यकार समाज का अंग होने के नाते उसे अनुभव ही नहीं करता है, उसको अभिव्यंजित भी करता है। तो साहित्य का ये जो समय है, इसे तय करते समय हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि उस समय की जो जनता है उसको क्या पसंद आ रहा था, यानी उसकी पसंद और उस जनता के संस्कार कैसे थे। जब भी कोई नया ज़माना आता है तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है उस समाज के लोगों की पसंद का। तो लिखने वाला साहित्यकार क्या करता है, वो भी उसी समाज का एक हिस्सा है, इसीलिए समाज में जो कुछ भी घट रहा होता है तो साहित्यकार उसे न सिर्फ खुद महसूस करता है बल्कि अपनी कहानियों, कविताओं और अपनी रचनाओं में भी जो है उन्हीं के बारे में लिखता है। जन रुचि सृजनात्मक अंकुर के लिए उर्वरक भूमि जो है वो तैयार करती है। इसीलिए जनता की अभिरुचि और साहित्यिक परिवर्तन के संबंधों की वास्तविकता को मानवीय आयाम में जो है देखना उचित है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के जो है अनुसार होती है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में जो है रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया कि जनता की पसंद ही जो है वो नई सोच और नई तरह की रचनाओं को पैदा करने के लिए एक उपजाऊ ज़मीन का काम करती है। इसीलिए लोगों की पसंद और साहित्य में आने वाले बदलावों के रिश्ते को जो है इंसानी नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है। खुद हमारे बड़े विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने अपने इतिहास में लिखा है कि लोगों की सोच और उनका मन जो है वो बहुत हद तक उस समय की राजनीति, समाज, धर्म और आसपास के माहौल के हिसाब से जो है बदलता है। तो इस नज़रिए से जब हम हिंदी साहित्य को समझेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी खास समय में जो है लोगों के अंदर कोई खास पसंद कैसे जागी और कैसे बढ़ी, और वह किसी दूसरी तरह की लिखावट में किस रूप में जो है हमारे सामने आई। जैसे आज के समय में क्या है, आज के समय में बच्चों को जो है मोबाइल गेम्स या फिर रील देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल की रचनाओं या कविताओं में भी जो है मोबाइल और इंटरनेट का जिक्र होता है। ठीक इसी तरह जनता की पसंद जो है वो हर समय के साहित्य पर जो है अपना असर डालती है। जनता की अभिरुचि किस प्रकार से एक विधा के स्थान पर दूसरी विधा को जो है प्रतिष्ठित करती है, इसे हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की तुलना में देख सकते हैं। भारतेंदु युग में नाटकों के महत्व का मूल कारण जनरुचि ही थी, लेकिन उपन्यासों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण नाटक का ह्रास हुआ और उपन्यास एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जो है प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विधाओं की दृष्टि से दो युग में अंतर हो जाता है। तो जब आम लोगों की पसंद जो है वो कैसे एक तरह की लिखावट को हटाकर क्या करती है, दूसरी तरह की लिखावट को उसकी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है, इसे हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की तुलना करके जो है समझ सकते हैं। जब भारतेंदु युग की बात करें तो उसमें नाटक जो है वो बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे और उन नाटकों को खेला भी जाता था, क्योंकि उस समय की जो जनता थी उन्हें नाटक देखना बहुत पसंद था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को उपन्यास जो है वो ज़्यादा पसंद आने लगे और उपन्यास की बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से जो है अब नाटक कम होने लगे और उपन्यास सबसे ज़रूरी बन गया। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि लोगों की जो पसंद है वो बदलने से दो अलग अलग ज़मानों या युगों में लिखने का जो तरीका है उसमें कितना अंतर कर देती है। आगे देखो, यदि द्विवेदी युगीन साहित्य में उपन्यास का महत्व बढ़ रहा था तो वह इसीलिए कि जीवन की जटिलता को नाटक में अभिव्यंजित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। काल निर्णय के लिए साहित्य के अतिरिक्त जनता के जीवन के मर्म को जो है टटोलना होता है।
कभी कभी साहित्य में ऐसी दुर्घटना होती है कि लोक रुचि और सत्ता की रुचि में जो है अंतर हो जाता है। रीतिकाल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आश्रयदाताओं की रुचि की ओर ध्यान देकर साहित्य में एक विशेष भावबोध जो है विकसित हो गया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने जो है अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। इसलिए इतिहास के काल निर्णय में जो है लोक रुचि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ बताया कि अगर द्विवेदी युग के समय में उपन्यास का ये जो महत्व इतना बढ़ रहा था, तो इसकी वजह ये थी कि उस समय की ज़िंदगी में जो उलझनें और मुश्किलें थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्हें नाटक के छोटे रूप में दिखा पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए समय का फैसला करने के लिए जो है हमें सिर्फ रचनाओं को ही नहीं बल्कि आम जनता की ज़िंदगी और उनके रास्ते को भी जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी साहित्य में क्या होता है, एक अजीब सी बात देखने को हमें मिलती है जहाँ पर आम लोगों की पसंद कुछ और होती है और देश या समाज को चलाने वाले जो बड़े लोग होते हैं या जो सत्ताधारी लोग होते हैं उनकी पसंद जो है कुछ अलग होती है। इसको हम रीतिकाल के उदाहरण से देखते हैं। रीतिकाल में क्या था, उस समय के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं यानी कि जिन राजाओं के या महाराजाओं के दरबार में वो रहते थे, जहाँ से उन्हें पैसा मिलता था, तो रीतिकाल के कवियों ने क्या किया, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए एक अलग ही तरह की सोच वाली कविताएं लिखना जो है शुरू कर दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बारे में ये कहा कि कवियों ने जो है प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया जो कई जगह तो क्या है अश्लीलता की हद पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि आम जनता को ये पसंद था, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन राजाओं महाराजाओं की पसंद ये थी जिनके पास अब करने के लिए कोई बहादुरी का काम या युद्ध नहीं बचा था। वह बस आराम से जो है अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इसीलिए जब भी हम इतिहास के समय को अलग अलग भागों में बांटते हैं तो हमें राजाओं या दरबारियों की पसंद से ज़्यादा आम जनता की पसंद को पूरा महत्व और सही जगह देनी चाहिए, क्योंकि असली बदलाव जो है वो समाज और जनता की सोच से आता है। तो ये टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में नामकरण के आधार को स्टार्ट करते हैं। काल विभाजन और नामकरण दो अलग अलग प्रश्न नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर काल विभाजन का निर्णय लिया जाता है उन्हीं को ध्यान में रखकर उनका नामकरण भी जो है किया जाता है। तो इतिहास के समय को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटना यानी कि काल विभाजन, और इन हिस्सों को कोई नाम दे देना यानी कि उनका नामकरण, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, ये अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को ये पूरा भी करती हैं। जिन बातों या जिन वजहों को सोचकर हम जो है समय को बांटने का फैसला करते हैं, ठीक उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम उस समय का नाम भी रखते हैं। जिस तरह से रचना की प्रवृत्ति काल विभाजन का आधार रही है, उसी तरह वह नामकरण का भी एक महत्वपूर्ण आधार जो है रही है। रचना प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण हिंदी की एक सर्वमान्य परंपरा रही है। रचना की अंतर वस्तु की केंद्रीयता को ध्यान में रखकर कालखंड को नामांकित किया जा सकता है। इस प्रकार के नामकरण का आधार रचनाओं की बहुलता से जुड़ा है। रचनाओं की बहुलता से प्रवृत्ति का औसत निकालकर ठीक लगने वाले नाम से साहित्य इतिहास कालखंड का नामकरण करने का जो है प्रचलन है। अब यहाँ बताया गया जिस तरह उस समय लिखी जा रही रचनाओं या कविताओं की आदत और उनके तरीकों को देखकर हमने क्या किया, हमने उसे एक समय में बांट दिया। ठीक वही तरीका हम नाम रखने में भी जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी रचनाओं को लिखने के ढंग को देखकर उस पूरे समय का नाम रख देना जो है वो हिंदी साहित्य में हमेशा से ही सबसे सही माना गया है और इसी परंपरा को जो है अपनाया भी गया है। रचना या कविताओं के अंदर जो मुख्य बात लिखी होती है, यानी कि जो बात सबसे बीच में या फिर सबसे ज़्यादा केंद्र में होती है, उसे ध्यान में रखकर जो है हम पूरे समय का नाम रखते हैं। इस तरह से नाम रखने का जो सीधा संबंध है वो इस बात से होता है कि उस समय कौन सी सबसे ज़्यादा लिखी जा रही रचनाएं हैं। जब बहुत सारी रचनाएं एक जैसी होती है तो हम उन सब का एक औसत या एक निचोड़ निकाल लेते हैं जो कि
और जो नाम सबसे सही लगता है उससे उस पूरे समय के साहित्य को जो है नाम दे दिया जाता है। लेकिन इस पद्धति से नामकरण में संकट तब पैदा होता है जब साहित्य में अंतर विरोध का स्वर जो है वो मुखर हो जाता है। ऐसी स्थिति में साहित्य की मूलगामी धारा जो केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसके प्रतिरोध में बहने वाली धारा का महत्व जो है उतना ही हो जाता है। तो यहाँ बताया गया कि ये जो तरीका है, इस तरीके से नाम रखने में एक मुश्किल ये आ जाती है कि जब साहित्य के अंदर आपस में टकराव हो तो उस समय ये दिक्कत करती है। ऐसी हालत में क्या होता है, जो एक मुख्य रास्ता या मुख्य धारा चल रही होती है उसके बिल्कुल उलट, उसके बिल्कुल विरोध में जो बहने वाली धारा होती है वो भी उतनी ही प्रभावशाली जो है हमें दिखाई देती है। एक भिन्न प्रकार की इतिहास दृष्टि से देखें तो इस प्रतिरोध की धारा में जीवन और साहित्य का मूल्यवान तत्व जो है प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए रीतिमुख कवियों का काव्य रीतिकाल की मुख्य धारा की प्रवृत्तियों से अलग है। उसमें मानवीय प्रेम और समर्थन का गंभीर वर्णन जो है मिलता है। तो अगर हम इतिहास को एक अलग और एक नए नज़रिए से देखें तो इस मुख्य धारा का विरोध करने वाली रचनाओं में भी जो है हमें जिंदगी और साहित्य की बहुत कीमती सीख देखने को मिलती है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है रीतिकाल का। रीतिकाल के समय में कुछ रीति मुक्त कवि हुए जिन्होंने क्या किया, अपनी कविताएं उस समय की मुख्य धारा यानी कि राजा महाराजाओं को खुश करने वाले तौर तरीके से जो है बिल्कुल ही अलग रखी। इनकी कविताओं में हमें सच्चा इंसानी प्रेम और सुंदरता का बहुत ही गहरा और अच्छा वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। इस तरह की वास्तविकता को स्वीकार करना इतिहास की सच्चाइयों को स्वीकार करना है। सामान्यतः इतिहास में इस तरह की रचना प्रवृत्ति को साहित्यिक प्रचुरता के अभाव में अनदेखा किया जाता है। तो साहित्य की इस असली बात को मानना ही जो है साहित्य की सच्ची बातों को स्वीकार करना है। लेकिन आमतौर पर इतिहास लिखने वाले लोग क्या करते हैं, वो इस तरह के अलग दिखने वाले तरीकों को सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं या इसीलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उस समय जो है ऐसी रचनाओं की संख्या अगर हम देखें तो वो हमें प्रचुरता में देखने को नहीं मिलती। समाज और हमारे सांस्कृतिक जीवन में कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव जीवन के विविध क्षेत्रों में जो है दिखाई पड़ता है। इस तरह के आंदोलन को आधार बनाकर कालखंड नामकरण की व्याख्या साहित्य में है। उदाहरण के लिए स्वच्छंदतावाद अथवा भक्ति काल जैसे नामों को इसी श्रेणी में जो है रख सकते हैं। भक्ति काल हमारे इतिहास का मात्र एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, वह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था। अब यहाँ बताया गया कि हमारे समाज में और हमारे जीवन जीने के तरीकों में जो है कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जिनका असर हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से पर दिखाई पड़ता है। जब कोई ऐसा बड़ा बदलाव आता है तो उसी आंदोलन को आधार मानकर जो है साहित्य के समय का नाम रख दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य के नाम रखने का ये भी एक तरीका है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया स्वच्छंदतावाद या भक्ति काल के नाम का। ये नाम इसलिए रखे गए क्योंकि अगर हम भक्ति काल की बात करें तो वो जो है हमारे इतिहास में सिर्फ रचनाओं तक सीमित रहने वाला आंदोलन नहीं था। वह क्या था, वो एक तरीके से पूरे समाज को बदलने वाला एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने लोगों के रहन सहन और सोच को बदला था। तो भक्ति काल का नाम भक्ति काल इसीलिए रखा गया क्योंकि उसने जो है पूरे समाज को एक आंदोलन के रूप में समाज की सोच को बदलने का काम किया। भक्ति की व्यापक चेतना का प्रसार कला और समाज के विविध आयामों में हुआ था। यदि संपूर्णता में देखें तो चित्रकला, नृत्य और संगीत में भक्ति संवेदना का प्रभाव जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। भक्ति जीवन की विराट अनुभूति का सत्य बन गया था। इस प्रकार के साहित्यिक कालखंडों के नामकरण में विशेष सुविधा होती है जिसमें प्रवृत्ति मात्र साहित्यिक ना होकर जन आंदोलन का रूप हो जाती है। भक्ति काल जैसे नामकरण के अंतर्गत सभी तरह की प्रवृत्तियों को आश्रय मिल जाता है तथा इसमें अंतर विरोध की संभावना जो है वो नहीं होती। तो भक्ति काल की ये सबसे बड़ी भावना थी कि ये सिर्फ कविता लिखने तक नहीं रुकी बल्कि ये समाज के हर हिस्से और हर तरह की कला में फैली हुई हमें दिखाई देती है।
अगर हम पूरी तरह से देखें तो हम उस समय की चित्रकला, नृत्य और उस समय का संगीत, इन सब में भी हमें भगवान की भक्ति का असर जो है वो साफ साफ दिखाई देता है। हर कोई जो है भक्ति काल के समय में भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। उस जमाने में जो भक्ति थी वो लोगों के जीवन का सबसे बड़ा जो है सच बन चुकी थी। लोग इसे अपने दिल से महसूस करते थे और जब कोई बात इतनी बड़ी हो जाती है तो ऐसे समय का नाम रखना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि तब वह बात सिर्फ रचनाओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि आम लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो बन जाती है। और यही वजह है कि जब हम इस समय का नाम भक्ति काल रखते हैं तो उस समय लिखे जाने वाले हर तरह के तौर तरीकों और कविताओं को इसके अंदर जो है जगह मिल जाती है और इसमें किसी भी तरह के आपसी टकराव या विरोध की हमें कोई गुंजाइश नहीं मिलती, क्योंकि मुख्य बात तो जो है वो सबके लिए यहाँ पर इस काल में भक्ति ही थी। साहित्य के इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके नाम पर एक युग ही चल पड़ता है। उस व्यक्ति विशेष के नाम पर ही जो है साहित्यिक कालखंड का नाम रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का नामकरण इसी प्रकार का है, लेकिन इस प्रकार के नाम पर गौर करने वाली बात यह है कि ये नाम व्यक्तिवाचक न होकर एक विशिष्ट प्रकार के जीवन मूल्यों को जो है वो सूचित करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया नामकरण का एक दूसरा तरीका। कभी कभी क्या होता है, रचनाओं और कविताओं के इतिहास में ऐसा होता है कि कोई एक इंसान इतना बड़ा हो जाता है या वो इतना ज़रूरी काम कर देता है कि उसके नाम से ही उस पूरे युग को जाना जाता है। उस खास इंसान की इसी अहमियत की वजह से जो है इतिहास के उस पूरे समय का नाम ही उस इंसान के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का हमें उदाहरण दिया गया है। हमारे साहित्य इतिहास में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के जो नाम है वो इसी परंपरा को ध्यान में रखकर किए गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नाम है ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति या एक इंसान के अकेले नाम नहीं है, बल्कि ये नाम उस पूरे ज़माने के लोगों के लिए है जिन्होंने क्या किया, जीने के तरीके और उनकी सोच और मूल्यों को ध्यान में रखकर काम किया है। भारतेंदु युग मात्र भारतेंदु के साहित्य को ही नहीं, हिंदी के आधुनिक कालखंड की प्रारंभिक मंजिल पर ठहरे सभी साहित्यकारों के साहित्य के सामूहिक जीवन बोध का जो है संदेश देते हैं। तो जब हम भारतेंदु युग कहते हैं तो इसका मतलब जो है वो सिर्फ भारतेंदु जी या इनकी लिखी हुई रचनाएं नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस जमाने की शुरुआत में जितने भी लेखक या कवि आए उन सभी ने मिलकर क्या किया, समाज को सुधारने और जगाने के लिए एक जैसी बातें अपनी रचनाओं में लिखी। और ये नाम जो है उन सभी के मिले जुले काम का हमें संदेश देता है। वह हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल के साहित्य के विशिष्ट मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। अंग्रेजी साहित्य में शासकों के नाम पर कई साहित्य कालखंडों का जो है नामकरण किया गया है। तो ये जो नाम है ये हिंदी साहित्य के उस समय को दिखाता है जब हमारा समाज दोबारा से जाग रहा था, जिसे यहाँ पे पुनर्जागरण काल कहा गया है। और उस समय की खास और अच्छी सोच को सबके सामने ये नाम रखता है। ठीक इसी तरह अगर हम अंग्रेजी साहित्य को देखें तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर जो है युग का नाम रखा जाता है। अब यहाँ पर इसका भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। विक्टोरियन युग या फिर एलिजाबेथ युग जैसे नाम का उदाहरण अंग्रेजी साहित्य में भी मिलता है। विक्टोरियन आधुनिक युग से पूर्व प्रचलित था और विक्टोरियन युग एक विशेष प्रकार की जीवन शैली और साहित्य शैली का जो है पर्याय था। तो यहाँ यही बताया गया, अंग्रेजी साहित्य में जो है हम विक्टोरियन युग या फिर एलिजाबेथ युग जैसे नाम देखते हैं जो कि एक व्यक्ति विशेष के अनुसार है। यहाँ पर विक्टोरियन युग का मतलब सिर्फ रानी विक्टोरिया के समय से नहीं है, बल्कि ये जो नाम है ये उस समय के लोगों के एक खास तरह के रहन सहन और लेखकों के एक खास तरह के लिखने के तरीकों की जो है यहाँ पर पहचान बनकर आया है। नामकरण का एक आधार घटना को भी माना जाता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय साहित्य के इतिहास में भी इस घटना को आधार बनाया गया है। स्वतंत्रोत्तर साहित्य जैसे नाम जो है लोकप्रिय हुए। इस तरह के नामकरण रखने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। घटना का साहित्य पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ने की स्थिति में ही ऐसे नामकरण की सार्थकता होती है, वरना यह एक साधारण तरह का नाम होगा
जिसका संवेदना से कोई विशेष मतलब नहीं होगा और घटना के आधार पर नामकरण रखने से पूर्व उस घटना के प्रभाव का जो है मूल्यांकन करना होता है। अब यहाँ पे साहित्य के युग का नामकरण का एक तीसरा तरीका बताया गया है। इतिहास के किसी समय का नाम रखने का एक तरीका ये भी है कि उस समय की किसी बहुत बड़ी घटना को आधार बना ले। जैसे कि हमारे देश की आज़ादी मिलना भारत के इतिहास की जो है एक बहुत बड़ी घटना है, तो हमारी हिंदी की रचनाओं या कविताओं में जो है इतिहास के इस आज़ादी घटना को बहुत महत्व दिया है। इसी वजह से आज़ादी के बाद लिखे गए साहित्य को हम स्वतंत्रोत्तर साहित्य यानी कि आज़ादी के बाद का साहित्य जो है नाम देते हैं। किसी घटना के नाम पर जो है पूरे ज़माने का नाम रखने के लिए बहुत ज़रूरी सावधानी वाली बात यह है कि हमें किसी घटना के नाम पर समय का नाम रखना तभी सही है और मतलब जब उसका सार्थक हो। दोबारा समझो इसे, किसी घटना के नाम पर पूरे ज़माने का नाम रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी और ध्यान रखने की जो है ज़रूरत होती है। किसी घटना के नाम पर समय का नाम रखना तभी सही और मतलब का माना जाएगा जब उस घटना का असर जो है उस समय की रचनाओं पर हमें दिखाई देने लगे। अगर उस घटना का असर रचनाओं पर नहीं दिखता तो वो नाम जो है वो सिर्फ एक साधारण सा नाम बनकर रह जाएगा, उसका हमारी भावनाओं या मन के जुड़ाव से कोई खास मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए किसी भी घटना के नाम पर इतिहास के किसी समय का नाम रखने से पहले हमें बहुत अच्छे से ये देख लेना चाहिए कि उस घटना का लोगों के सोचने और लिखने के तरीके पर कितना गहरा असर पड़ा और कितना नहीं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक भी यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, हिंदी साहित्य में प्रचलित काल विभाजन और नामकरण को। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।